हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुमाऊँ क्लासेस में। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके, जो है भारत की उद्देशिका। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की उद्देशिका। उद्देशिका जो होती है कोई भी दस्तावेज हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम जो यहाँ पर जो दस्तावेज की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपने संविधान की। ठीक है, क्योंकि जो हमारा संविधान है वो एक दस्तावेज है। ठीक है, तो जो हमारा संविधान है, तो संविधान के आरंभ में एक ऐसा कथन है जो कि संविधान के उद्देश्यों के दर्शन को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। यानी हमारे संविधान में जो उद्देश्य बताए गए हैं, यानी उसके जो दर्शन बताए गए हैं, उसको प्रस्तुत करती है हमारी उद्देशिका। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पढ़ लेते हैं जरा इसको, उद्देशिका को एक बार। उसके बाद फिर उद्देशिका से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आप लोग के सामने कवर करा दूँ। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी उद्देशिका। दोस्तों, हमने अभी उद्देशिका देखी, आइए इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को कवर करते हैं। तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में संविधान की प्रस्तावना वर्णित करती है। ठीक है, तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में संविधान की प्रस्तावना वर्णित करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में संघ तथा मताधिकार शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में संघ शब्द आपको नहीं मिलेगा देखने को, और मताधिकार शब्द भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक शब्द और लिखा है मैंने, लोक कल्याण, तो लोक कल्याण शब्द भी आपको प्रस्तावना में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये लोक कल्याण जो शब्द है ये एक्चुअली आपको नीति निर्देशक तत्व में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अगला मतलब जब अगली क्लास लूंगा तो मैं नीति निर्देशक तत्व आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तब हम पढ़ लेंगे लोक कल्याण के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम इनके शब्दों के बारे में जरा जान लें कि ये प्रभुत्व संपन्न होता क्या है। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, तो ये प्रभुत्व संपन्न होता क्या है ये समझ लें। देखिए, प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य यह है कि जो भारत है, भारत देश है, जो कि अगर हमारे जो भी आंतरिक निर्णय हैं या बाहरी निर्णय हैं, हम वो निर्णय लेने के लिए क्या है, एकदम स्वतंत्र हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा देश चलाना है तो हमें अंदर से भी चलाना है और बाहर से भी चलाना है। ठीक है, तो देश जो है वो आंतरिक निर्णय और बाहरी निर्णय लेने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं है। हम लोग स्वतंत्र हैं अपने निर्णय लेने के लिए, स्वयं निर्णय लेने के लिए अपने क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन अंग्रेजों के टाइम पर ऐसा नहीं था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो हमारे जितने भी निर्णय लेते थे वो कौन लेते थे, अंग्रेज लोग लेते थे। ठीक है, तो आपको प्रभुत्व संपन्न शब्द का मीनिंग समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक शब्द ये कह रहा है समाजवादी। ठीक है, तो समाजवादी मतलब जो हमारा देश है वो समाजवाद को बढ़ावा देता है, यानी कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं किससे, समाजवाद से। ठीक है, इसका आप इसको उदाहरण के जैसे समझ लीजिए। जैसे आप देखते होंगे कि सरकार ने बहुत सारी चीज़ें लागू कर रखी हैं जिसका लाभ जो है वो समाज के हर वर्गों को मिलता है। ठीक है, तो वो एक ना एक उदाहरण किसका है, समाजवाद का है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना की वैक्सीन लगी थी तो उसमें हर समाज के लोगों को फ्री में मुफ्त वैक्सीन लगी थी। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं समाजवाद का हिस्सा है। ठीक है, पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती थी तो वो भी किसमें था, हर किसी वर्ग को पिलाई जाती थी। ठीक है, तो समाजवाद का हिस्सा है वो भी। ठीक है, आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ट्रेन में भी क्या होता है, हर समाज के लोग आपको मिलेंगे उसमें। ठीक है, चाहे अमीर लोग हो चाहे गरीब लोग हो, तो ठीक है, तो वो भी किसको कहीं ना कहीं समाजवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, उसके बाद अगला शब्द कह रहा है पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि हमें एकदम न्यूट्रल रहना है सरकार को। ठीक है, मतलब पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य तुम लगाओ कि भारत का जो राज्य है,
राज्यों को कोई स्पेशल क्या होगा, पंथ या धर्म नहीं होगा। ठीक है, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, यानी पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य क्या है कि कोई भी राज्य है उसका कोई स्पेशल पंथ या धर्म नहीं होगा। ठीक है, तो सभी जो कोई भी राज्य है, राज्य में सभी लोग जो धर्मों के लोग हैं वो मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है, तो कोई राज्य ये नहीं कह देगा कि मैं घोषित नहीं कर देगा कि मैं हिंदू राज्य घोषित हो गया या मुस्लिम राज्य घोषित हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई भी राज्य का विशेष धर्म नहीं होगा भारत में। ठीक है, इसे कहते हैं पंथ निरपेक्ष। ठीक है, उसके बाद है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब है कि जैसे आपको तो ये तो पता ही है वर्ड कि जो हमारा देश है वो किससे चलता है, लोकतंत्र है। ठीक है, लोगों द्वारा चलता है। लोग द्वारा क्या करते हैं, लोग वोट देते हैं। ठीक है, उनको चुनते हैं सांसदों को। ठीक है, विधायकों को चुनते हैं, फिर वो क्या करते हैं, रूल रेगुलेशन बनाते हैं। ठीक है, तो लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यही कहलाता है क्या, लोकतंत्र। ठीक है, तो पहले राजतंत्र भी था, तो राजतंत्र में क्या होता था, राजा का शासन होता था। ठीक है, राजा का बेटा ही राजा बनता था, लेकिन ऐसा नहीं है, अब क्या है, लोकतंत्र है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंथ निरपेक्ष। ठीक है, भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, भारत में राज्य का कोई स्पेशल धर्म नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व संबंधित हैं। यानी उद्देशिका में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व हैं ये 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ रहा है अब विभिन्न महत्वपूर्ण वाद आ रहे हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वादों से, तो आपको ध्यान रखना है। 4 वाद मैं इसमें लिखा रहा हूँ जो कि किससे संबंधित है, प्रस्तावना से। ठीक है, पहला वाद है बेरुबारी संघवाद। ये मामला है 1960 का। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला वाद है केशवानंद भारतीवाद 1973। ठीक है, इसमें कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसका मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कौन से वाद में कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना संशोधन तो हो सकता है, लेकिन उसका मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा। तो केशवानंद भारतीवाद था 1973 का। ठीक है, अगला है SR मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद। यह है 1994 का वाद। ठीक है, इसमें कहा गया था कि उद्देशिका जो है यानी प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट कि कौन से वाद में कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का क्या है, अभिन्न अंग है। तो SR मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद था 1994 का। ठीक है, अगला वाद है गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, तो इस वाद में कौन था, इस वाद ये जो वाद होता गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य में, इसमें जो न्यायमूर्ति थे वो थे M हिदायतुल्लाह। ठीक है, तो इन्होंने उद्देशिका को क्या कहा था, संविधान की मूल आत्मा कहा था। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना को कौन से वाद में किसने संविधान की मूल आत्मा कहा, तो मूल आत्मा किसने कहा, M हिदायतुल्लाह ने कहा था। और कौन सा वाद था, गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं। ठीक है, ये किसका सिद्धांत है, सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। ठीक है, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। ठीक है, तभी आपने देखा होगा जो हमारी प्रस्तावना चालू हुई थी, कैसे हुई थी, हम भारत के लोग। ठीक है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तभी आपने सुना होगा कि स्टार्ट कहाँ से हुई थी, हम भारत के लोग से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उद्देशिका में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है, तो हमारी जो उद्देशिका यानी प्रस्तावना है इसमें सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, और कब हुआ था, 1976 में 42वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व प्रस्तावना में किसको बताया गया है, संप्रभुता को। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना के आदर्शों एवं उद्देश्यों का विस्तार, यानी जो प्रस्तावना में आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं और उद्देश्य प्रस्तुत किए गए हैं उसका जो विस्तार है, यानी उसको विस्तार रूप से जो बता रखा है, बताया हमारे मूल अधिकारों ने, नीति निर्देशक तत्वों ने और मौलिक कर्तव्यों में, जो कि अभी हम बाद में आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द जो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, तो
कभी इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 42 संविधान संशोधन में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे, तो वो थे 3 समाजवादी यानी सोशलिस्ट, अखंडता इंटीग्रिटी तथा पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द। ठीक है, इन शब्दों के बारे में जान ही लिया था। समाजवादी मैंने बता ही दिया था, पंथ निरपेक्ष भी बता दिया था। अखंडता, अखंडता का मतलब होता है इंटीग्रिटी, यानी हमें कैसे भी करके एक साथ रहना है। ठीक है, हमें टूटना नहीं है। ठीक है, जैसे अंग्रेजों ने राज करो वो फूट करो और राज करो की नीति अपनाई थी, हमें तोड़ दिया था, वैसे हमें अब नहीं करना है, हमें टूटना नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आ रहा है इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विचारक। कौन कौन से विचारक थे और उन्होंने प्रस्तावना के बारे में क्या क्या कहा, वो हमें देखना है। ठीक है, तो पहला है संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये किन्होंने कहा था, तो ये अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा था। ठीक है, कि संविधान की जो प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालीन सपनों का क्या है, विचार है, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री यानी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने कहा था, यानी उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा था के.एम. मुंशी ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उद्देशिका को संविधान की आत्मा किसने कहा, उद्देशिका को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो ये कहा ठाकुरदास भार्गव ने। ठीक है, तो उद्देशिका को संविधान की आत्मा किसने कहा, ठाकुरदास भार्गव। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। उद्देशिका को परिचय पत्र किसने कहा, यानी उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, तो ये कहा N.A. पालकीवाला ने। ठीक है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, N.A. पालकीवाला परिचय पत्र। ठीक है, उसके बाद सर अर्नेस्ट वारकर आते हैं। इन्होंने प्रस्तावना को भी क्या कहा था, संविधान का परिचय पत्र कहा था। ठीक है, यानी 2 लोगों ने, किनने, N.A. पालकीवाला ने और अर्नेस्ट वारकर ने। तो ये आज हमारा टॉपिक था उद्देशिका। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।